Welcome to DSCJ Teleclasses, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. My name is Balwinder Singh and I am a teacher from District Poonch. Today, I am going to discuss with you the second part of human excretory system. हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो पहला पार्ट था हमने अपने लास्ट टॉपिक में कवर किया था. आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट द फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी, function of kidneys in filtering the blood stream, how nitrogenous waste removed from the blood, function of Bowman's capsule and glomerulus, how urine is formed. तो आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे. आप ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं कि व्हाई देयर इज ए नीड फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत क्या है. इसमें नंबर 1 पॉइंट आप देखिए कि टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी. हमें अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना होता है. सो लाइक सम साल्ट्स एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स, कुछ साल्ट्स और कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन की थी. नाउ दैट इज यूरिया एंड यूरिक एसिड. ये यूरिया एंड यूरिक एसिड ये दो जो हैं हमें अपनी बॉडी से इनको रिमूव करना होता है बिकॉज ये हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए. नाउ नंबर 2 पॉइंट देखिए आप, टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर. किसको रेगुलेट करना है? अमाउंट ऑफ वाटर को इन द बॉडी. हमें अपनी बॉडी में वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए भी एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है. सो नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि जब पिछला टॉपिक मैंने यहां पर छोड़ा था तो आपके सामने लास्ट जो स्लाइड थी वो यही पिक्चर आई थी और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये हमारा नेफ्रॉन है और यही है फिल्ट्रेशन यूनिट. ठीक है, इसी से हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर होता है और मैंने आपको बताया था कि हम इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. तो ये पिक्चर आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और ये देखिए हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जिसको हमने बारीकी से पढ़ा था. तो आपको मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आपको सब कुछ पता होगा कि क्या क्या है, क्योंकि लास्ट वीडियो में जब हमने एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन की थी तो सब कुछ क्लियर किया गया था वहां पर. नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है नेफ्रॉन का. नेफ्रॉन किस तरह से बनता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है. सो शुरू करेंगे हम पहले पॉइंट से कि नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनीज. मैंने पहले भी आपसे बात की कि नेफ्रॉन हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का. नंबर एंड साइज, इसका नंबर क्या है और इसका साइज कितना है. अ किडनी कंटेन्स अबाउट मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स. एक किडनी में लगभग मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं एंड ईच नेफ्रॉन इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग. और हमारा हर नेफ्रॉन जो है उसका जो साइज है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है. नाउ स्ट्रक्चर क्या है इसका. ईच नेफ्रॉन इज ए लॉन्ग कॉइल ट्यूब एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. हमारा जो नेफ्रॉन है वो एक कॉइल ट्यूब से बना हुआ है, जैसा कि आपने लास्ट पिक्चर में देखा कि वो कॉइल ट्यूब से बना है और उस ट्यूब एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, और उसके कुछ पार्ट्स भी हैं. तो उन पार्ट्स को देखेंगे. तो पहला पार्ट हमारे पास जो है वो ए पे आप देखेंगे रीनल कार्पसल्स. रीनल कार्पसल्स इट लाइज इन द कोटेक्स पार्ट एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ फॉलोइंग 2 पार्ट्स. ये हमारे कोटेक्स पार्ट में रहता है. हमारे किडनीज के कोटेक्स पार्ट में लास्ट चैप्टर में बात की थी हमने कोटेक्स की, मेड्यूला की. तो कोटेक्स रीजन में ये रहता है, कोटेक्स पार्ट में रहता है. और इसके आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं. तो पहला पार्ट उसका है बोमेन्स कैप्सूल. पहला पार्ट क्या है हमारा? बोमेन्स कैप्सूल. और सेकंड पार्ट हमारा है ग्लोमेरुलस. ठीक है,
तो पहले पार्ट में हम क्या देखेंगे, इट इज अ डबल वैलिड कप लाइक स्ट्रक्चर, डबल वैलिड कप लाइक स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स ए ग्लोमरस इन इट। ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह से आपको मिलेगा, ये इसी तरह से इसी तरह की शेप होगी उसकी, इस तरह की, और नीचे टब्यूल होगा उसका, ग्लोमरस, दैट इज अ कप शेप स्ट्रक्चर। मैं इस तरह से दिखाता हूं आपको, कप शेप स्ट्रक्चर, और ये नीचे इसकी टब्यूल रहेगा। तो अगर आप पिक्चर्स को, अगर आप इसकी पिक्चर देखें तो पिक्चर में हम देखेंगे, ये देखिए, ये एक कप शेप जो स्ट्रक्चर है और नीचे इसका टब्यूल है। ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं, यही हमारा ग्लोमरस ये बोमेंस कैप्सूल है। तो बोमेंस कैप्सूल में ये जो आप रेड कलर्स की आर्टरीज देख रहे हैं, इन्हें हम ग्लोमरस कहते हैं। नाउ ग्लोमरस के बारे में हम देख रहे थे, हमारा जो दूसरा पार्ट था वो था ग्लोमरस। इन द कैविटी ऑफ ए कप there is a present a bunch of capillaries called as glomerulus। अब उस कप में, जिस कप में हम बात कर रहे थे, जिस कप की, उस कप में कैपिलरीज का एक बंच है, एक गुच्छा है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल्स। ये किससे बनती हैं? एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल से ये ग्लोमरस बनती हैं। नाउ द बोमेंस कैप्सूल along with its glomerus is called as renal capsule। अब वो जो बोमेंस कैप्सूल था जिसकी हम बात कर रहे थे, उसे हम, जब उसमें कैपिलरीज आ जाती हैं इस तरह से, तो हम उसे रीनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं। अब यहां पर आप देखिए, ये हमारा था बोमेंस कैप्सूल, और इसके बीच में जितनी भी कैपिलरीज आई उसको हमने क्या नाम दिया? ग्लोमरस, और इस पूरे को हम नाम देते हैं रीनल कैप्सूल। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। अब यहां से आपको पता चल गया ये एफरेंट आर्ट्रियूल है और ये इफरेंट आर्ट्रियूल, ये दोनों जो है इंटर हो रहे हैं यहां पर, और अंदर जाके एक बंच ऑफ कैपिलरीज बना रहे हैं, और फिर से वो कैपिलरीज बाहर की तरफ निकल रही हैं बोमेंस कैप्सूल से। आगे हम पूरा इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे कि क्या है ये। नेक्स्ट ए पार्ट हमने पहले पढ़ा, अब हमारा दूसरा पार्ट है सिक्रेटरी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अब सिक्रेटरी पार्ट क्या है नेफ्रॉन का? नेफ्रॉन की शेप आपने देखी, एक बोमेंस कैप्सूल है, उसके नीचे टब्यूल है। अब बोमेन कैप्सूल की हमने बात की, उसमें ग्लोमरस की बात की, बट जो टब्यूल उसके नीचे है, उस टब्यूल को हम सिक्रेटरी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कहते हैं। दैट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन आफ्टर द बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड एज सिक्रेटरी पार्ट। बोमेन कैप्सूल के बाद जो पार्ट बचा नेफ्रॉन का, उसे हम सिक्रेटरी पार्ट कहेंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अब आगे ये भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले मैं आपको इसकी इमेज बता दूं। यहां पर हम देख रहे थे बोमेंस कैप्सूल, ये आपने देखा, ये वाला एरिया बोमेंस कैप्सूल का था, और बाकी वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये सारे का सारा यहां से लेके यहां तक, ये सारे का सारा क्या है? उसका सिक्रेटरी पार्ट है। तो सिक्रेटरी पार्ट में हमने एक डायग्राम को देखा। अब इसका जो पहला पार्ट आता है वो है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टब्यूल, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पीसीटी कहते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। अब ये बोमेन कैप्सूल के नेक से शुरू होता है, एंड इट इज अ वाइड ट्यूब विथ ग्रेटली ट्विस्टेड। ये एक वाइड ट्यूब है जो ग्रेटली ट्विस्टेड है। ये मतलब ट्विस्ट है, इसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट है इसमें, तो ये पीसीटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारे पास उसी का पार्ट आता है टब्यूल का, जिसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल, इट इज यू शेप्ड सेगमेंट, लाइज इन द मेडुला एंड कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट लिम्स। अब इसके दो लिम्स भी हैं और ये खुद यू शेप्ड है, लूप ऑफ हैनल के नाम से इसे जानते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेट लिम्स, दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। हम इसकी डायग्राम से क्लियर करेंगे कि ये नीचे वाला जो टब्यूल मैंने आपको बताया, ये सारा सिक्रेटरी पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का। उसमें आप अगर ये वाला हिस्सा देखेंगे
यहां से लेके यहां तक, तो ये आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टब्यूल है, जिसको हम पीसीटी के नाम से जानते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टब्यूल। और इसके नीचे जब आप इस पोर्शन पे आते हैं यहां तक, तो ये आपका जो है लूप ऑफ हैंडल के नाम से जाना जाता है, इसे हम लूप ऑफ हैंडल कहते हैं। इसके जो थे वो दो पार्ट थे, एक डिसेंडिंग लिम्ब था और एक असेंडिंग लिम्ब था, और ये रहा आपका डिसेंडिंग लिम्ब और ये है आपका असेंडिंग लिम्ब। ये देखिए, पहले हमने दो पार्ट इसके देखे, एक पीसीटी देखा हमने और एक लूप ऑफ हैंडल देखा। ये तीसरा पार्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टब्यूल। इट इज अ ग्रेटली ट्विस्टेड एंड लाइज इन द रीनल कॉर्टेक्स। ये भी हमारे रीनल कॉर्टेक्स में जो है वो प्रेजेंट रहता है। इट ओपन्स इनटू ए स्ट्रेट कलेक्टिंग टब्यूल, और ये स्ट्रेट कलेक्टिंग टब्यूल में जाके ओपन होता है। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड टब्यूल की। ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके ओपन होता है। सो वो कलेक्टिंग डक्ट ये है, कलेक्टिंग डक्ट। दीज आर द लार्जर ट्यूब्स, ये भी एक लार्जर ट्यूब्स हैं, ईच रिसीविंग द कलेक्टिंग टब्यूल्स ऑफ अ सेवरल ट्यूब्स ऑफ सेवरल नेफ्रॉन्स। मतलब अब एक नेफ्रॉन की बात नहीं करते हम, एक किडनी में मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, और हर नेफ्रॉन से जो ट्यूब्स निकली हुई हैं वो सारी जाके इकट्ठी होती हैं एक जगह पे, और फिर वो वापस कलेक्टिंग डक्ट्स में चली जाती हैं। दीज रन थ्रू द मेड्यूलरी पिरामिड्स एंड ओपन इनटू ए काइलेसिस, कल हमने बात की थी इनकी, विच लीड्स इनटू द पेल्विस। और ये काइलेसिस में ओपन होती हैं, और काइलेसिस के बाद ये सीधी जाके कहां पर? हमारे पेल्विस में ओपन होती हैं, और वहां से ये हमारे यूरेटर में चली जाती हैं, और वहीं से ये सीधे ब्लैडर से और यूरेथ्रा से बाहर हो जाते हैं। नाउ अब हम दोबारा से उसी पे चलते हैं। ये थी आपकी टीसीटी, जिसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड टब्यूल के नाम से जानते हैं। टीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टब्यूल, ये वाली पोर्शन, ये वाला, ये जिस पोर्शन को मैंने सर्कल किया, ये पोर्शन जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टब्यूल है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जहां पर जाके ओपन हो रही है, ये पूरी की पूरी यहां से लेके और यहां तक ये हमारी कलेक्टिंग टब्यूल है। कौन सा टब्यूल है? कलेक्टिंग टब्यूल। सो ये नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको समझ आ गई होगी कि नेफ्रॉन क्या है। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूं आपके लिए कि हमारे पास जो है वो सबसे पहले बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बंच ऑफ कैपिलरीज, जिन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। देन वो जब बाहर आती है तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टब्यूल के नाम से जानी जाती है, ये यहां तक, और नीचे से ये एरिया जो है वो लूप ऑफ हैंडल के नाम से जाना जाता है, जिसमें डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब्स हैं। देन यहां से यहां का एरिया जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टब्यूल कहते हैं उसे, और फिर वो जाके ओपन होता है कलेक्टिंग टब्यूल में, और ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन और यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म क्या है, एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म क्या है, वो हम अपनी इस स्लाइड में देखेंगे। अब यहां पर आप देखिए, द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन अ नेफ्रॉन इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये भी 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। उसमें पहला स्टेप आता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, उसके बाद आता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, देन थर्ड हमारे पास आता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब इन तीनों को एक एक करके हम देखेंगे कि इन तीनों के क्या फंक्शंस हैं। तो ये देखिए, पहले हमारे पास है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसको ध्यान से देखेंगे आप कि वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड बोमेन्स कैप्सूल आर वेरी थिन। इनकी जो वॉल रहती है वो बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है, एंड आर सेमी परमिएबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोर्स। और ये सेमी परमिएबल है,
ये सेमी परमिएबल है, किसकी वजह से? पोर्स की वजह से। एंड देयरफॉर अलो वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन द ब्लड टू पास थ्रू देम। यही कारण है वो सेमी परमिएबल है, उसमें पोर्स हैं, तभी वो अलो करता है वाटर को और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को इन द ब्लड टू पास थ्रू देम, कि इसमें से वो पास हो जाए। So fluid containing these materials is forced out of the glomerular capillaries into the Bowman's capsule by high pressure of the blood in the glomerular capillaries। अब क्या होता है, हाई प्रेशर रहता है ब्लड का कैपिलरीज में, और उस हाई प्रेशर की वजह से हमारे जो पोर्स वहां पर प्रेजेंट है वो सेमी परमिएबल है, और वहां से जो पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, वो बाहर निकल के आ जाते हैं, वो कलेक्ट हो जाते हैं किसमें? हमारे बोमेन्स कैप्सूल में, और बाकी जो मटेरियल है वो ब्लड के साथ ही रहता है। मतलब जो स्मॉलर पार्टिकल हैं वो रह जाते हैं, और जो लार्जर पार्टिकल हैं वो उन पोर से बाहर नहीं आ सकते, तो वो वहीं पर रहते हैं। सो द सेपरेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, द सेपरेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस from large molecules and cells in the blood is termed as ultrafiltration, and the filtered out fluid is called the glomerular filtrate। अब आप देखिए वो जो फिल्ट्रेट था, जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, वो जो हमारा फिल्ट्रेट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है आप यहां से देख सकते हैं। उसमें सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, क्लोरीन आइंस है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, अलोंग विद द यूरिया एंड यूरिक एसिड्स, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो उसमें प्रेजेंट है। तो ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। नंबर 2 में हम देखेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, कि एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन सेवरल सब्सटेंसेस आर रीएब्जॉर्ब्ड। बहुत सारे सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब होते हैं, either completely or partially through the wall of the tubule and return to the blood flowing in the peritubular capillaries। और ये कहां पर रिटर्न हो जाता है? उन्हीं कैपिलरीज में, जो कैपिलरीज वहां पर रन कर रही हैं, जिन्होंने अपना नेटवर्क बना के रखा है, वहां पर डिफ्यूजन के थ्रू ये मटेरियल जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होती है उसकी, और वो वापस उसी ब्लड में चला जाता है। नंबर 3 पे हम देखेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मोस्टली मूव आउट इनटू द ब्लड, बट सम सब्सटेंस आर सेक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल ऑफ द ट्यूब्यूल इनटू द फिल्ट्रेट। लेकिन कुछ सब्सटेंस तो मूव हो जाते हैं ब्लड में, लेकिन कुछ सब्सटेंस पीछे रह जाते हैं, जो ट्यूबुलर एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं वो सेक्रेट करते हैं और वो फिल्ट्रेट में रहते हैं। उनमें क्या आता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया रहता है, उसमें पोटाशियम आयन रहते हैं, क्रिटाइन रहता है, और प्यूरिक एसिड जो है वो रहता है। Thus the amount and composition of the filtrate undergoes enormous changes। अब ये जो फिल्ट्रेट है आपने देखा होगा कि कितनी चेंजेस से ये गुजरा है, बहुत सारी चेंजेस आई इसमें। द टाइम इट इंटर्स टू द बोमेन्स कैप्सूल, जब ये बोमेन्स कैप्सूल में इंटर हुआ था उसके बाद से लेके लास्ट तक इसमें काफी चेंजेस आती रही। एंड reaches the renal pelvis, it is called as urine। अब जब इतनी चेंजेस के बाद जब वो रीनल पेल्विस में पहुंचता है, जब डक्ट वहां पर खुलती है, तो जो मटेरियल वहां से आउट होता है उसे हम यूरिन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। तो यह है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, किस तरह से एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हुआ। ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, यहां से मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं कि ये फिल्ट्रेशन किस तरह से होती है। तो यहां पर आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे हमारी एक ये, ठीक है, और एक ये। मतलब क्या होगा इसका कि जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये हमारी आर्टरीज हैं, और जो आप ये देख रहे हैं ब्लू कलर में ये हमारी वेन्स। अब यहां पर आर्टरीज में क्या हुआ, डर्टी ब्लड जो था वो यहां पर आया। वो डर्टी बेशक है बट वो ऑक्सीजनेटेड है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स हुई है, हार्ट ने पंप करके वो
भेजा हुआ है और वो सीधा यहां से यहां पर पहुंच रहा है। और सीधा आपको मैंने बताया कि वो जो एक आयोटा है वो आगे आर्टरी में, और आर्टरी जो है वो आगे कैपिलरीज में, बंच ऑफ कैपिलरीज बनाती है, और वो किस में रहती है, बोमेन्स कैप्सूल में। और आप देखिए इस बोमेन्स कैप्सूल में वो कैपिलरीज का एक बंच है, एक गुच्छा है। जब यहां से वो डर्टी ब्लड यहां जाता है तो ग्लोमेरुलस में क्या होता है, यहां पर सेमी परमिएबिलिटी की वजह से और पोर्स होने की वजह से जो मटेरियल है, जो टॉक्सिक मटेरियल है, वो यहां से पास हो जाता है और कलेक्ट हो जाता है। कहां पर, इस बोमेन्स कैप्सूल में। ये जो आप देख रहे हैं ये यहां पर कलेक्ट होने लगता है। बाकी का जो मटेरियल रहता है वो वापस इसी ब्लड में चला जाता है। अब आप ये देखिए, आप ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरा, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, सिर्फ ग्रीन कलर को नजर लगाइए आप, तो ये सारे का सारा हमारा क्या है, एक नेफ्रॉन है। यही हमारा नेफ्रॉन है। लेकिन ये जब कैपिलरीज और ये आर्टरीज और कैपिलरीज इसमें इंटर हो जाती हैं तो ये एक नेटवर्क बन जाता है। कैपिलरीज जो हैं वो इसको आगे और पीछे से दोनों तरफ से क्या कर लेती हैं, रैप कर लेती हैं। और यहां से जो फिल्ट्रेट, जहां जो नीचे आया है, जो यहां से जो मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो इसमें कलेक्ट हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। उसे हम फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं। अब फिल्ट्रेट यहां पर आ जाता है, बोमेन कैप्सूल में वो कलेक्शन हो गई है, ठीक है, और ग्लोमेरुलस में ये काम सारा हुआ है। अब फिल्ट्रेट यहां पे आने के बाद अब फिल्ट्रेट यहां से मूव करना शुरू कर देता है, किसमें, टब्यूल में। जैसे ही फिल्ट्रेट टब्यूल में जाना शुरू कर देता है, अब उस फिल्ट्रेट में क्या था, जो यहां से फिल्ट्रेट निकला है उसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, साल्ट है, वाटर है और यूरिया है। अब ये सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें से, या आपको ये चीज नहीं लगेगी कि इसमें से कोई जो है वो खतरनाक चीज है जिसको हम बॉडी से बाहर करें। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट और वाटर, ये तो हम हमारी बॉडी में यूज होता है वापस। देन यूरिया जो है इसको तो हम पास आउट कर देते हैं बॉडी से। लेकिन बाकी मटेरियल का क्या होता है, वो भी तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की शेप में नीचे आ चुका है। अब वो इसी नेफ्रॉन में जा रहा है, किसकी तरफ, हमारा ब्रांच ऑफ यूरेटर की तरफ। अब वो यूरेटर की तरफ जा रहा है। अब इसने क्या करना है, ये जो कैपिलरीज से होके वापस बाहर निकली है ये आर्टरी, अब यहां पर क्या होगा, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहां पर है, दैट इज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट और वाटर, इसमें से काफी हद तक वापस जो है डिफ्यूजन के जरिए इन कैपिलरीज में चला जाएगा। जाने के बाद वो वापस यहां पर पहुंच जाएगा और वो क्या बन जाएगा, हमारा क्लीन ब्लड। वो बन जाएगा क्लीन ब्लड। अब यहां पर एक क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है कि यहां पर ये डर्टी ब्लड था और था आर्टरीज में, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन थी। और क्या इसमें जो ब्लू वाली जो अब वेन है, क्या इसमें ऑक्सीजन है, तो नहीं। इसका आंसर जो है वो नो होने वाला है, क्योंकि जब आर्टरीज यहां से ब्लड लेके आई थी और ब्लड जब ग्लूमेरुलस में आया था, तो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर इन मॉलिक्यूल्स के साथ साथ ऑक्सीजन भी बाहर आ गई थी, जिसको किडनीज ने यूटिलाइज किया। और वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन हुई, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो प्रोड्यूस हुआ। ऑक्सीजन को किडनीज ने यूज किया और कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो यहां से होते हुए वापस इन कैपिलरीज में जाके मेन वेन में चला गया। ओके, तो अब ये क्लीन ब्लड तो है, बट इसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब ये वापस वेन्स, आपको पता है कि हमारी जो वेन्स हैं उनमें क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जो हार्ट में ब्लड को लेके जाती हैं और वहां पर ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है हमारे लंग्स में, और फिर लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड करके हार्ट के द्वारा वो पंप किया जाता है और दोबारा ये प्रोसेस। तो ये एक साइकिल है, ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। नाउ अब हम देखेंगे कि यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल था
वो यहां पर एब्जॉर्ब हो गया, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रीएब्जॉर्प्शन का। क्या नाम देते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। यहां पर रीएब्जॉर्ब हुए वो मटेरियल जो यहां से निकला था वो वेस्ट नहीं गया इतना, उसमें से काफी हद तक वापस हमारे ब्लड में चला गया, जिसको हमारी बॉडी दोबारा से यूटिलाइज करती है। और जो हार्मफुल था यूरिया, ये रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ और ये चला गया सीधा कहां पर? हमारी इस कलेक्टिंग डक्ट में, इस कलेक्टिंग डक्ट में, और यहां से होते हुए सीधा ये यूरेटर की तरफ चला जाता है, और यूरेटर से ये ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूरेथ्रा में, और वहां से ये पास आउट हो जाता है। तो ये हमारी कहानी थी किसकी? नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन इस तरह से वर्क करता है। जाने से पहले मैं आपको एक नटशेल बताना चाहता हूं सिंपल वे में, कि आप इस चीज को याद रखें। तो यहां पर आप देखिए कि मैंने आपको बताया कि आयोटा आर्टरी जो है, ये आयोटा रेड कलर में आप जो देख रहे हैं, और दूसरी हमारे पास वेना कवा, ये आप जो देख रहे हैं ब्लू कलर में। तो ये ब्लड लेके इंटर हुई है हमारे किडनीज में। अब ये जब यहां पर इंटर हुई तो आगे इसकी दो ब्रांचेस निकल गई, एक इस तरफ चली गई और एक उस तरफ चली गई। इनको हमने क्या कहा? आर्टरी। आयोटा का क्या बन गया? मेन आयोटा में, और ये दो ब्रांचेस एक यहां और एक यहां बन गई आर्टरी। और आर्टरी के बाद क्या हुआ? ये ब्लड को लेके यहां पर चली गई, और दूसरी तरफ जो वेना कवा है वो यहां से ब्लड लेके आया, और उसने भी दो ब्रांचेस में इसको बांट दिया, एक किडनी में चली गई और दूसरी किडनी में, जिसे हम कहते हैं वेन्स। पहले हमने आर्टरीज बोला और दूसरी हमारे पास वेन है। तो ये दोनों जो हैं किडनीज के अंदर चली जाती हैं और अंदर जाके ब्रांचेस और भी ब्रांचेस बनाती हैं। जब ब्लड यहां से किडनीज में इंटर हुआ था, यहां से जो ब्लड किडनीज में इंटर हुआ, तो आपने इंटर होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस देखा, वहां पर ये जो प्रोसेस, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर बोमेन्स कैप्सूल है, और उसके अंदर जो है ग्लोमरस, वो जब कैपिलरीज की शेप में सामने आई हैं वो आर्टरीज, उन्होंने अंदर कैपिलरीज बना दी आर्टरीज और वेन्स ने। और वहां पर क्या हुआ? ये सारा प्रोसेस हुआ सेमी परमिएबिलिटी की वजह से। वो मटेरियल जो था बोमेन्स कैप्सूल में, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स थे, वो वहां से बाहर आ गए, और उनके साथ साथ ऑक्सीजन भी आ गया, जिनको किडनीज ने यूटिलाइज किया, और बाकी का मटेरियल जो था वो वापस हमारे ब्लड में चला गया। और यहां से जो बाहर निकला उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, और वापस वो फिल्ट्रेट जो था हमारे न्यूरॉन के डिफरेंट पार्ट से होके गुजरा, और गुजरने के बाद उसमें रीएब्जॉर्प्शन हुई, और रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो एंड प्रोडक्ट बचा उसे हम यूरिन का नाम देते हैं। और वो जब यहां से पेल्विक में, यहां फनल लाइक, मैंने कल आपको बताया था कि फनल लाइक स्ट्रक्चर है, जब यहां पर वो ओपन हुआ तो इस यूरेटर के थ्रू वो सीधा कहां चला गया? दोनों तरफ से वो जो यूरिन था वो हमारे ब्लैडर में पहुंच गया। यहां पर ब्लैडर में पहुंच गया, और ब्लैडर में पहुंचने के बाद वो सीधा यूरेथ्रा से पास आउट हो गया। ब्लैडर ने तब तक उसको वहां पर रखा जितनी ब्लैडर की कैपेसिटी थी, क्योंकि वो खुद एक मस्कुलर ऑर्गन है, और जितना एक्सपेंड हो सकता है वो उतना उस लेवल तक वो अपने आप को एक्सपेंड करता है। उसके बाद जो है यूरिन वो जो है बॉडी से पास आउट हो जाता है। और ये पूरा जो सिस्टम है हमारा, ये पूरा हमारा नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, और नर्वस सिस्टम अगर इसको कंट्रोल ना करे तो काफी जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं यहां पर, और यूरिन जो है वो ऑटोमेटिकली बॉडी से पास होता रहता है। तो ये था आपका एक नटशेल। अब आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स हैं, और वो असाइनमेंट्स आपने जो है वो कंप्लीट करनी है। इसमें आपने एक तो डायग्राम ड्रा करनी है, नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की डायग्राम को ड्रा करेंगे आप। देन राइट डाउन ऑन योर नोटबुक द डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। जितने भी वेस्ट प्रोड्यूस हुए, मैंने कल से लेके आज तक जो आपको बताए, वो जो वेस्ट थे उनके नाम आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। एंड लास्ट में जो आपकी असाइनमेंट रहेगी वो ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ
बोमेंस कैप्सूल, उसी कैप्सूल की एक डायग्राम आपने ड्रा करनी है, और अगर हो सके तो आप उसमें बंच ऑफ कैपिलरीज भी बना सकते हैं, जिसे ग्लोमरस कहा जाता है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ इस टॉपिक से सीखा होगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स।